हेलो एवरीवन। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ लिया है। लाइक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये दो टाइप्स का था, कंपाइल टाइम, रन टाइम। ये डिफरेंस हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं जो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म की वीडियो थी। हम मेथड ओवरलोडिंग, जिसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, ये भी कवर कर चुके हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कवर कर चुके हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमने उस टाइम पे छोड़ दिया था जब हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, क्योंकि इससे पहले हमें इनहेरिटेंस पढ़ना जरूरी था। अब हमने इनहेरिटेंस पढ़ लिया, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वुड बी वर्चुअल फंक्शंस एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कर रहे होंगे। नाउ मूविंग अहेड विद द वीडियो। जो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। ये हमारा किस टाइप पे कंसीडर होता है? ये हमारा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की रन टाइम पे चीजें हमारा कंपाइलर डिसाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि बेस क्लास से कुछ फंक्शंस डिराइव हो जाते हैं डिराइव्ड क्लास में, और वो डिपेंड करता है आपने कौन से मोड में उसको डिराइव किया है, कौन कौन सी चीजें उसमें डिराइव होंगी, वो सब उसके मोड पे डिपेंड करेगा। आपने पब्लिकली इनहेरिट किया है, प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड, कौन सा मोड यूज किया है, ये सब भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे जो बेस क्लास के फंक्शंस होते हैं वो डिराइव्ड क्लास में आ जाते हैं। तो सपोज करो द सेम फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन बोथ द डिराइव्ड क्लास एंड द बेस क्लास। ऐसा हो कि हमने बेस क्लास में कोई फंक्शन बनाया था, वो डिराइव होके हमारी डिराइव्ड क्लास में भी आ गया, और हमने सेम नाम का ही कोई फंक्शन हमारी डिराइव्ड क्लास में भी बना दिया है। तो उस केस में क्या होगा? अगर हम कॉल करें ऑब्जेक्ट से, डिराइव्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को कॉल करें, तो कंपाइलर को कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए? डिराइव्ड क्लास वाला, बेस क्लास वाला? तो ये ना पहले हम एक प्रोग्राम से समझते हैं, उसके बाद ये थ्योरी वाली चीजें आके करेंगे कि कैसे ये चीज काम कर रही है। तो यहाँ पे ना मैंने एक एनिमल क्लास का एग्जांपल लिया है। तो एक क्लास एनिमल बनाई है जिसके पास पब्लिक में एक वॉइड साउंड फंक्शन है जो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करा रहा है? द एनिमल मेक्स नॉइज। ठीक है, फिर मैंने एक क्लास डॉग बनाई है जो कि पब्लिकली इनहेरिट कर रही है एनिमल को। यहाँ पे मेरा एक्सेस मोड लिखा हुआ है कि जो एनिमल में जितना भी था, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड में चला जाएगा, पब्लिक पब्लिक में चला जाएगा, प्राइवेट इनहेरिट ही नहीं होगा। तो मतलब जो ये वॉइड साउंड फंक्शन था वो इस डॉग के पब्लिक में इनहेरिट हो गया है। ठीक है, ये इनहेरिटेंस में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आपने इनहेरिटेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो देखिए, तभी क्लियर होगा। और फिर मैंने क्या किया, डॉग क्लास के अंदर है उसका खुद का भी एक वॉइड साउंड फंक्शन बना दिया जो कि क्या है? सी आउट द डॉग बार्क्स। मतलब एक फंक्शन तो इसको इनहेरिट करके मिल गया, और सेम बिल्कुल डिट्टो सेम फंक्शन, ना रिटर्न टाइप चेंज किया, ना आर्ग्यूमेंट्स चेंज किए, लेकिन अंदर की फंक्शनिंग चेंज है। तो अब अगर मैं मेन में जाके अपने डॉग का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊं और डॉग वन से इस फंक्शन को कॉल कराऊं, तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए? देखो, अगर मैं एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाती और तब साउंड फंक्शन कॉल कराती, तब तो ये वाला कॉल होता डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही साउंड फंक्शन है। लेकिन जब मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसके पास तो दो साउंड के फंक्शन है, एक ये वाला और एक जो इसके पास इनहेरिट होके आया। तो एक बार ना इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा कौन सा फंक्शन प्रिंट होगा। ठीक है, तो देखो हमारा जो आउटपुट आया है द डॉग बार्क्स। मतलब क्या हुआ है कि ये जो बाद में हमने फंक्शन रीडिफाइन किया है ना, मतलब सेम नाम का फंक्शन बनाया, वो वाला प्रिंट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या है कि जो बेस क्लास का फंक्शन था हमारी ये जो डिराइव्ड क्लास है, इसके फंक्शन ने इस फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है। ओवरराइड का ये मतलब है कि ये फंक्शन कॉल होने के बजाय ये वाला कॉल हो रहा है, ओवरराइड हो गया है कि इसने ना इसकी चीजें हाइड कर दिया। अब जब भी मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो ये वाला साउंड वाला फंक्शन तो कभी भी कॉल ही नहीं हो रहा है। कौन सा कॉल हो रहा है? ये वाला। तो इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। कब होता है? जब हमारा जो बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में सेम नाम का फंक्शन आ जाए। तो हमारा कंपाइलर कौन से को एग्जीक्यूट करेगा? जो हमने बाद में बनाया है हमारी डिराइव्ड क्लास में आके। इस टर्मिनोलॉजी को हम बोलेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो कि हमें बेस क्लास वाला ही कॉल कराना है, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? तो यस, इसका सोल्यूशन है। बट व्हाट इफ वी वांट द बेस क्लास फंक्शन टू बी कॉल्ड? तो उसके लिए हमें C++ ने ये वाला सिंटेक्स प्रोवाइड कर रखा है कि आप ना उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो, लेकिन आपको ना डिस्टिंग्विशिंग फीचर प्रोवाइड करना होगा कि आप हाँ कौन से वाले साउंड को कॉल कराना चाह रहे हो। तो dog1.sound से मैं नॉर्मली कॉल करा रही थी, लेकिन अगर आपको बेस क्लास वाला कॉल कराना है तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे उस क्लास वाला चाहिए। तो आप क्या करोगे? क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आगे यूज करोगे अगर आपको बेस क्लास वाला फंक्शन कॉल कराना है। तो अगर मैं इस वाले को अभी के लिए कमेंट आउट कर दूं और लेट्स सी कि जब मैंने dog1.animal स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और साउंड फंक्शन कॉल किया है तो कौन से वाला कॉल होगा?
तो सी द एनिमल मेक्स नॉइज, एनिमल मेक्स नॉइज मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है। कॉल तो मैंने उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किया है, लेकिन मैंने कंपाइलर को डिस्टिंग्विशली बता दिया है कि आपको ना एनिमल क्लास वाला बुलाना है। अगर मैं ये नहीं लिखती तो इसने ओवरराइड कर दिया था, तो मेरा नॉर्मली डिराइव्ड क्लास वाला कॉल हो रहा था। अब हमारी थ्योरी पे मूव करते हैं। तो अब ये थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जब सेम फंक्शन नेम इज डिक्लेयर्ड इन बोथ डिराइव्ड एंड बेस क्लास, तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होता है? जो डिराइव्ड क्लास के अंदर होता है। तो दिस इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग इन C++। द फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास overrides the function in base class. So this was all about function overriding कि कैसे हमारा derived class का function base class के function को override कर लेता है। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है virtual functions। लेकिन virtual function से पहले ना हम थोड़ा pointers का basics clear कर लेते हैं कि pointers हम use कैसे करते हैं। तो pointers क्या होते हैं? Variables that store address of other variables। मतलब नॉर्मल वेरिएबल्स तो हमने पढ़ लिए, इंट, कैर, बूलियन होते हैं जो कि उन टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। लेकिन पॉइंटर्स क्या होते हैं कि वो एड्रेस स्टोर करते हैं उन वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। ठीक है, अब इनका सिंटेक्स क्या होता है? यहाँ पे इस लाइन में मैंने क्या किया है, इंट a इक्वल्स टू 5। मैंने एक a ब्लॉक बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का, उसमें 5 स्टोर हो गया। और फिर अगली लाइन में मैंने लिखा है इंट स्टार p इक्वल्स टू m%a। हाँ, m%a मेरा रेजोनेट डिनोट करता है एड्रेस को। ये मेरा एड्रेस को दिखाता है। सपोज करो कि a का एड्रेस यहाँ पे मैं अभी हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रही हूँ 200 है। ठीक है, तो 200 मेरा a का एड्रेस है विच इक्वल्स टू m%a। मैंने क्या किया है, एक पॉइंटर p बनाया है। ठीक है, और उसमें मैंने स्टोर कराया क्या, a का एड्रेस। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 200। ये 200 हाइपोथेटिकल वैल्यू है। एड्रेसेस मेरे हेक्साडेसिमल में होते हैं, बहुत लंबे और मिक्सअप होते हैं मेरे हेक्साडेसिमल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे p का कुछ और खुद का एड्रेस होगा, इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ 400 है। तो मेरे पॉइंटर्स क्या होते हैं कि जिस भी डेटा टाइप का आपने पॉइंटर बनाया ना, आप वो डेटा टाइप लिखो, फिर उसके बाद स्टार लगा दो, देन आप उस पॉइंटर वेरिएबल को कुछ नाम दे दो और फिर उसमें उसका एड्रेस स्टोर करा दो। ठीक है, सपोज मुझे कैर का कोई पॉइंटर बनाना था, तो कैसे बनाऊंगी? मैंने एक कैर सी पहले तो वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसके अंदर a स्टोर्ड है। इसमें क्या होगा, एक c नाम का ब्लॉक बनेगा, कैर को जो असाइन होगा, इसमें मेरा a स्टोर होगा। एक p1 पॉइंटर बनेगा। अब p1 में ना सिर्फ उनका एड्रेस स्टोर होगा जिन वेरिएबल्स का टाइप कैर है। मतलब ये कैर स्टार टाइप ऑफ पॉइंटर है। स्टार हम पॉइंटर के लिए यूज करते हैं, कैर ये बताता है कि कौन से टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो m%c मतलब अगर सपोज करो इसका एड्रेस था 100, तो यहाँ पे 100 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंटर्स को एक बार ना हम एक प्रोग्राम से भी अच्छे से समझ लेते हैं कि वैल्यूज कैसे हम आउटपुट कराते हैं, कैसे हम स्टार p से वैल्यूज ले सकते हैं। तो लेट्स मूव विद एन एग्जांपल। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक इंटीजर a बनाया है जिसमें 5 स्टोर्ड है, और फिर मैंने क्या किया, एक पॉइंटर p बना दिया जिसमें a का एड्रेस स्टोर्ड है। जो हमने बिल्कुल पीछे किया था एग्जैक्ट वही किया है। अब यहाँ पे ना 3 तरीके के ऑपरेशंस मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, मतलब और भी होते हैं, लेकिन आई विल बी कंसीडरिंग 3 एट दिस मोमेंट। तो सी आउट स्टार पी से क्या होगा कि जो उस पॉइंटर p पे एड्रेस प्रेजेंट है, आप उस एड्रेस पे जाओ और वहां पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो मुझे दे दो। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल देखूं पीछे जाके, तो यहाँ पे क्या था, मेरे p पे जो एड्रेस था दैट वाज 200। तो आप क्या करो, इस 200 एड्रेस पे जाओ। चलो जी, मैं पहुंच गई। अब इस 200 एड्रेस पे वैल्यू जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टार p। ठीक है, वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस प्रेजेंट एट p। तो 200 पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है दैट इज 5। तो मेरा 5 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा अगला ऑपरेशन क्या है, अगला है सी आउट p। अगर मैं सी आउट a कराती नॉर्मली, यहाँ पे मेरा इंटीजर a इक्वल्स टू 5 है, तो मेरा स्क्रीन पे 5 प्रिंट हो जाता। अब सी आउट p से वो प्रिंट होगा ना जो p के अंदर स्टोर्ड है। तो p के अंदर मेरा क्या स्टोर्ड है, p के अंदर मेरा 200 स्टोर्ड है। ये हाइपोथेटिकल है, एड्रेस कभी भी ऐसे इंटीजर टाइप में नहीं होते हैं। तो मेरा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा देन 200, मतलब पहले मेरा 5 प्रिंट होगा देन 200 प्रिंट होगा। अगला ऑपरेशन क्या है, सी आउट m%p। m% का अभी मैंने बताया था कि किसी भी चीज के आगे अगर आप m% लगा देते हो तो वो उसका एड्रेस बताती है। तो p का एड्रेस यहाँ क्या था, 400। अगर मैं m%p को अगर प्रिंट कराऊंगी तो मेरा आउटपुट वुड बी 400। अब ये जो हमने प्रोग्राम देखा है इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे एड्रेसेस किस तरीके से आते हैं। तो
दिस इज द आउटपुट। सबसे पहले हमने क्या प्रिंट कराया, स्टार पी मतलब वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन पी। तो 200 एड्रेस हमने अज्यूम किया था, 200 पे वैल्यू क्या प्रेजेंट थी 5। ये अब हमारा 200 हमने जिसको अज्यूम किया था जो कि पी के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है। तो मैंने आपको बोला था कि एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में होते हैं, वो 200 एक हाइपोथेटिकल वैल्यू थी। एंड देन दिस इज एड्रेस ऑफ पी। तो आई गेस पॉइंटर्स के बेसिक्स क्लियर होंगे कि कैसे स्टार पी, एम्परसेंट पी, ये सब कैसे काम करते हैं एंड पॉइंटर्स होते क्या है। अब ना ऊप्स के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। ये क्या है कि जैसे हमने इंटीजर का और कैर का हमने पॉइंटर बना दिया, वैसे ही हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो हम खुद से बनाते हैं, जैसे अगर मैं एनिमल क्लास बना रही हूँ या कोई भी कार क्लास बना रही हूँ, अपनी मर्जी का जो भी डेटा टाइप या जो भी क्लास बना रही हूँ ना, उसका पॉइंटर भी बना सकती हूँ बिल्कुल सिमिलर वे में। क्लास का नाम लिखूंगी, देन स्टार लगा दूंगी, देन उसके किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करा दूंगी। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे मेरे पॉइंटर्स बिहेव कर रहे हैं, वैसे ही वहां भी बिहेव करेंगे मेरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। In C++, we can declare a pointer that points to the base class as well as derived class. मतलब मेरी C++ मुझे इतने फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं कि मैं बेस क्लास से भी एक पॉइंटर को पॉइंट करा सकती हूँ एंड डिराइव्ड क्लास। और ये भी है कि मैं बेस क्लास क्या होती है कि बेस क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देन उसके बाद उसके नीचे डिराइव्ड क्लास आती है जिसमें खुद की कुछ होती है और कुछ बेस क्लास की भी होती है। तो ऐसा है कि अगर मैंने बेस क्लास का कोई पॉइंटर बनाया ना, तो उसको मैं डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट पे भी पॉइंट करा सकती हूँ। ये मेरे पास फीचर अवेलेबल होता है C++ में। तो वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ क्लास इनहेरिटेंस इज दैट अ पॉइंटर टू अ डिराइव्ड क्लास इज टाइप कंपैटिबल विद अ पॉइंटर टू इट्स बेस क्लास। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं, तब ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अभी के लिए इस प्रोग्राम में प्लीज अवॉइड दिस कमेंटेड पार्ट, इसको हम आगे थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बेस क्लास बनाई है जिसके अंदर एक प्रिंट फंक्शन है नॉर्मली। तो यहाँ मेन में मैंने क्या किया है, मैंने बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, ठीक है। फिर मैंने बेस स्टार ptr1 बनाया। अगर मेरे को इंटीजर का पॉइंटर बनाना होता तो मैं कैसे बनाती, इंट स्टार ptr। तो ऐसे बेस स्टार ptr बन गया जो कि किसको पॉइंट करेगा, बेस के ऑब्जेक्ट्स को। फिर इंट में मैं किसका एड्रेस स्टोर कराती थी, किसी इंटीजर वेरिएबल का। जैसे वहां पे मैंने एम्परसेंट a कराया था, यहाँ क्या कराऊंगी, इस पॉइंटर में मैं इस टाइप के किसी भी वेरिएबल का, यहाँ पे मेरा कौन सा वेरिएबल है obj1, तो obj1 का एड्रेस स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे इस लाइन में मैंने प्रिंट फंक्शन कॉल कराया इस पॉइंटर के थ्रू, और लेकिन बीच में मैंने एरो यूज किया है। अभी तक तो हम जितने भी फंक्शंस एक्सेस करते थे उसमें हम क्या यूज करते थे, डॉट ऑपरेटर यूज करते थे। लेकिन जैसे ये पॉइंटर ना एड्रेस स्टोर कर रहा है, लेकिन आपको जाना कहाँ है, उस वैल्यू पे जाना है ना। तो वैल्यू हम कैसे हम डिनोट करते थे, स्टार ptr से। तो अगर मुझे वही डॉट ऑपरेटर यूज करना है तो मैं कैसे करूंगी, स्टार ptr1 डॉट देन प्रिंट फंक्शन आई विल बी कॉलिंग, ठीक है। तो ये तो वो तरीका है जो मैं डॉट ऑपरेटर यूज करके करती हूँ, लेकिन एक शॉर्ट हैंड मेथड हमें प्रोवाइड कर दिया कि आप स्टार नहीं लगाना चाहते आगे, तो आप डायरेक्टली एरो से भी कॉल करा सकते हो। मतलब इससे भी सेम काम हो रहा है और इस लाइन से भी सेम काम हो रहा है। अगर आप एग्जीक्यूट करके अभी मैं देखूंगी तो दोनों से सेम चीजें प्रिंट हो रही होगी। तो मैं एक बार रन करके देखती हूँ अपने प्रोग्राम को, या सेम चीज प्रिंट हो रही है, बेस क्लास फंक्शन। मतलब एक बार इसके कारण प्रिंट हुआ एंड एक बार इसके कारण प्रिंट हुआ। मतलब जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए पॉइंटर्स यूज करते थे वैसे बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। हमने जो पॉइंटर्स डिस्कस किया है वो हमारे अगले टॉपिक के लिए डिस्कस किया है, दैट इज वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन हमारा क्या है, टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ही होता है, जो हम काफी टाइम से स्किप कर रहे थे कि हम इनहेरिटेंस के बाद पढ़ेंगे। तो दिस इज द टाइम जब हमारा वर्चुअल फंक्शन हमें कवर करना है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा, पीछे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो हमारा डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास का पॉइंटर होता है ना, वो टाइप कंपैटिबल होता है, ठीक है। टाइप कंपैटिबल से मेरा क्या मतलब है, पहले इस चीज को ना एक एग्जांपल से समझ आते हैं। थ्योरी वाला पार्ट तभी क्लियर होगा जब हम एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो लेट्स मूव अहेड विद द एग्जांपल। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दिस कमेंटेड पार्ट, जो मैंने कमेंट कर रखा है। इसको मैं एक बार कमेंट से हटा देती हूँ। इसमें देखो, यहाँ मैंने एक डिराइव्ड क्लास बनाई है जो कि पब्लिकली इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट, यहाँ भी एक वॉइड प्रिंट फंक्शन है, यहाँ भी एक वॉइड प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। और इसको भी मैं एक बार कमेंट से हटा देती हूँ जो मैंने मेन में लिख रखा है। अब क्लास बेस को इसने पब्लिकली इनहेरिट कर रखा है, यहाँ भी प्रिंट फंक्शन है, यहाँ भी प्रिंट फंक्शन है। ये वाला तो सारा काम था मेरा बेस, जो बेस का ऑब्जेक्ट बनाया, बेस का पॉइंटर बनाया, देन उसको पॉइंट करा के प्रिंट फंक्शन कॉल करा दिया, ठीक है। इसको अभी कमेंट कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल हमें समझने के लिए। अब हमने क्या किया,
एक डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब जो डिराइव्ड क्लास थी ना इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और हमने क्या किया कि एक बेस टाइप का पॉइंटर बनाया और मैंने इस पॉइंटर में डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर दिया। तो दिस इज द टाइप कंपैटिबिलिटी कि मैं बेस का जो पॉइंटर था ना उसमें अपने डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल पा रही हूँ। मतलब नॉर्मल वेरिएबल्स में तो ऐसा नहीं था ना कि मैं इंटीजर टाइप के पॉइंटर में कैर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा पाऊं, नहीं ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पे इसलिए हम करा पा रहे हैं क्योंकि ये डिराइव्ड जो है वो बेस क्लास से ही कुछ ना कुछ ऐड होके बनी है। तो मैं यहाँ पे ptr2 में मैंने ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं ptr2 से जब अपना फंक्शन कॉल करूंगी तो मेरा कौन सा प्रिंट फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये वाला या ये वाला। अब ये कंपाइलर का डिसीजन होगा कि वो कौन सा करता है। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है स्क्रीन पे। तो हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ, बेस क्लास फंक्शन। लेकिन हमने क्या किया था, इस पॉइंटर में एड्रेस किसका था, डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का। लेकिन इस पॉइंटर ने फंक्शन कौन सा कॉल किया, जिस टाइप का पॉइंटर ये है, मतलब उसने बेस क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल किया। मतलब इस पॉइंटर ने क्या किया कि आप, मैं इग्नोर कर रहा हूं मेरे में किस चीज का एड्रेस स्टोर्ड है, मैं जिस टाइप का पॉइंटर हूं ना मैं उसके फंक्शन को कॉल करूंगा अगर सेम नाम है तो। मतलब ये हुआ है कि पॉइंटर ने ये सामने चेक नहीं किया कि आप डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहे हो या बेस के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहे हो। ये डायरेक्ट गया कि मैं जिस टाइप का पॉइंटर हूं अगर मेरे में वो नाम का फंक्शन है तो मैं डायरेक्ट उसी को कॉल कर दूंगा। लेकिन अब ये तो हमें चाहिए ना कि अगर मैं उस पॉइंटर से इसको पॉइंट करा रही हूँ तो मुझे डिराइव्ड वाला फंक्शन कॉल कराना है। ये तो ग्लिच आ गया, मुझे नहीं कराना बेस वाला। जब आपके में एड्रेस डिराइव्ड का स्टोर है आप क्यों करा रहे हो बेस का फंक्शन कॉल, मुझे तो डिराइव्ड वाला कराना है। सो यहाँ पे मेरा यूज आता है वर्चुअल फंक्शंस का। तो वर्चुअल फंक्शंस, अब हम थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हैं, कैसे समझेंगे। तो क्या है, बट वी जस्ट डिस्कवर्ड दैट अ बेस पॉइंटर इवन व्हेन इट इज मेड टू कंटेन द एड्रेस ऑफ अ डिराइव्ड क्लास ऑलवेज एग्जीक्यूट्स द फंक्शन इन द बेस क्लास। मतलब भले ही वो एड्रेस स्टोर कर रहा है डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो फंक्शन किसका कॉल कर रहा है, बेस क्लास का। The compiler simply ignores the contents of the pointer and chooses the member function that matches the type of the pointer. पॉइंटर का टाइप था बेस, तो कंपाइलर बोला छोड़ो, मेरे अंदर चाहे किसी का भी एड्रेस है मैं जाके बेस का फंक्शन कॉल करा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव किया। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ना यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग हुई, मतलब हम इनहेरिट करके भी आ गए हैं चीजें, ओवरराइड भी करा दी है, लेकिन फिर भी मेरा जो डिराइव्ड क्लास की चीजें वो कॉल ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्चुअल कीवर्ड, तो इनको बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन। When we use the same function name in both derived and base class, the function in base class should be declared as virtual। कि जब मैं ऐसे पॉइंटर बनाऊं तो मेरा कंपाइलर ऐसे ग्लिच ना बनाए कि मैं बेस क्लास वाला फंक्शन कॉल करा रही हूँ। अगर मैं वर्चुअल कीवर्ड मेरे बेस के फंक्शन के आगे लिख दूंगी तो मेरा डिराइव्ड वाला फंक्शन कॉल होगा। When a function is made virtual, C++ determines which function to be used at runtime। तो दैट इज वाई इसको हम रन टाइम की कैटेगरी में रखते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की कैटेगरी में। तो मेरा C++ जो है वो रन टाइम पे डिटरमाइन करेगा वर्चुअल लगते ही कि हाँ मेरे अंदर जाके ना पहले मैं देखता हूँ कि किसका एड्रेस स्टोर्ड है। अगर डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा तो मैं डिराइव्ड वाले पे जाऊंगा, अगर मेरे में उसका बेस का एड्रेस स्टोर्ड है तो मैं बेस वाले पे जाऊंगा। तो जब मैंने वर्चुअल बना दिया तो मेरा C++ चेक करेगा कि वो बेस का है या फिर डिराइव्ड का है, ठीक है। Thus by making the base pointer to point at different objects, we can execute different versions of same of the virtual function। मतलब कि पॉइंटर बेस क्लास का ही है और वो पॉइंट बहुत सारे अलग अलग डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट्स को कर रहा है, तो अलग अलग डिराइव्ड के फंक्शंस को हम कॉल कर पाएंगे। A virtual function is a member function in the base class that we expect to redefine in the derived class। Basically, a virtual function is used in the base class in order to ensure that the function is overridden। इसको अभी वर्चुअल लगा के हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे काम कैसे करेगा। This especially applies to cases when a pointer of the base class points to an object of derived class। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो मेरा ये बेस क्लास का फंक्शन है इसमें कुछ नहीं करना, मैंने आके इसके आगे बस वर्चुअल लिख देना है। अब मेरा कंपाइलर क्या करेगा, रन टाइम पे डिटरमाइन करेगा कि जो मेरा ये ptr2 है इसके अंदर कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट का डेटा मतलब एड्रेस स्टोर्ड है। अब यहाँ पे ये चेक लगाएगा, अच्छा मेरे में obj2 है तो मतलब वो डिराइव्ड का है, तो मुझे डिराइव्ड के प्रिंट के पास जाना है। अगर यहाँ पे obj1 मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट होता बेस का तो ये इसके पास जाता। अब ये डायरेक्टली बेस का फंक्शन नहीं कॉल करेगा। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा क्या प्रिंट होता है स्क्रीन पे। तो हमारी स्क्रीन पे देखो डिराइव्ड क्लास फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है।
तो जब भी ऐसे केसेस हो तो हमें हमेशा वर्चुअल कीवर्ड लगा देना चाहिए हमारी बेस क्लास के फंक्शन के आगे, तो हमारा कंपाइलर ऐसे कोई ग्लिच नहीं आएगा कि हमेशा बेस का फंक्शन कॉल होता जा रहा है, हालांकि हम पॉइंट किसको कर रहे हैं, डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट को। तो आई गेस फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शंस क्लियर हुए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स मूव अहेड विद अ न्यू वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।